अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बारिश की वजह से जो मेरी टाइमिंग थी उस टाइम पे या तो लाइट नहीं होती थी या तो फिर कुछ और इश्यूज़ होते थे, तो इसलिए 2 दिन लेक्चर अपलोड नहीं हुए। तो आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ईकेट में वेट, चैप्टर 6 ही हम डिस्कस कर रहे हैं। वेट क्या है तो आप सबने सुना होगा, इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The gravitational pull exerted by earth on body। ठीक है, यानी अर्थ किसी बॉडी को कितना फोर्स लगा रही है, कितने फोर्स से उसको पुल कर रही है, और इसका जो डायरेक्शन होता है इट इज़ directed towards the center of earth। इसका डायरेक्शन जो होता है वो towards the center of earth होता है। अब वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है mg। W इज इक्वल टू mg, और ये m जो है ये मास है और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे जो ये m है हम इसको ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। कौन सा मास कहते हैं? ग्रेविटेशनल मास। अगर F इज इक्वल टू ma होगा तो इसको इनर्शियल मास कहा जाएगा, पर अगर W इज इक्वल टू mg होगा तो इसको ग्रेविटेशनल मास कहा जाएगा। इसका मतलब है बॉडी का जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपको पता है g का वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। g का वैल्यू चेंज होने से हम कहेंगे बॉडी का वेट भी चेंज होगा। तो हम कहते हैं it is not a fixed quantity, it is not a fixed quantity but varies and depends upon, किस बात पे डिपेंड करेगा? depends upon the location of body and frame of reference of body। ये दो बातें समझ लें। लोकेशन ऑफ बॉडी से मुराद है कि हमारी बॉडी कहाँ पड़ी हुई है। क्या हमारी बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है, सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर पड़ी हुई है, पोल पे पड़ी हुई है, या इक्वेटर पे पड़ी हुई है। जहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, यानी बॉडी का वेट पोल पे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट बॉडी का 0 हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जैसे हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि भाई जब कोई बॉडी किसी एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर या नीचे जा रहा है, तो उस हिसाब से भी बॉडी का वेट चेंज होता है, पर हम उस वेट को कहते हैं अपीयरेंट वेट। बहरहाल द वेट ऑफ बॉडी इज measured by स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, और वेट का जो यूनिट है इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। तो ये कुछ वेट के लिए हैं। अब हम कुछ आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं वेट लेसनेस इन सैटेलाइट। अच्छा, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को समझने से पहले हम एलिवेटर के कुछ केसेस करेंगे। तो केस नंबर 1 हम कर रहे हैं व्हेन एलिवेटर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म, या पहले ऐसे करते हैं कि एलिवेटर इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। जब एलिवेटर ग्राउंड पे रेस्ट करेगा तो क्या होगा, आप सपोज करें ये एक एलिवेटर है
और ये एलिवेटर के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लगी हुई है जिससे हम किसी बॉडी का वेट मेजर कर रहे हैं। इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक W = mg जिसको ट्रू वेट कहा जाएगा, और एक होगा T जिसको हम अपीयरेंट वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ WAP, या इसको T भी लिख सकते हैं, अपीयरेंट वेट। तो जब ये एलिवेटर स्टेशनरी होगा यानी इसके पास एक्सेलरेशन 0 होगी, तो हम कहेंगे इस बॉडी में भी एक्सेलरेशन 0 होगी। इस बॉडी में एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन 0 तब हो सकती है जब इसका वेट जो है टेंशन के साथ बैलेंस हो जाए। तो इस केस में हम कहेंगे कि टेंशन = W मीन्स ट्रू वेट, W = T यानी ट्रू वेट = अपीयरेंट वेट। जितना बॉडी का ट्रू वेट होगा उतना ही उसका अपीयरेंट वेट होगा। अपीयरेंट वेट उसको कहेंगे जो स्प्रिंग बैलेंस हमें मेजर करके देगा। केस नंबर 2, व्हेन एलिवेटर इज ascending or descending with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एलिवेटर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो इस केस में भी हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होती है। अगेन वी से ट्रू वेट = अपीयरेंट वेट। सो इन दिस केस ट्रू वेट = अपीयरेंट वेट। ठीक है, अब केस नंबर 3, when elevator is ascending with an acceleration a। अगर एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है इसका मतलब होता है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में फिर क्या होगा, अब थोड़ा सा हम इस बॉडी को देख लेते हैं। अगर ये एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होगा ये बॉडी भी उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगी। अगर हम इस बॉडी को देखें तो इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक वेट है एक टी है, और अगर बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है इसका मतलब है कि अपीयरेंट वेट यानी टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो हमें मिलेगा T - W, और नेट फोर्स हमेशा ma होता है और T हमें सपोज करें फाइंड करना है, ये mg है। ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस करेगा, तो बहरहाल हम m कॉमन भी ले लेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। और इस केस में हम कहेंगे T मीन्स अपीयरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट, और बॉडी अपने आप को हेवियर फील करेगी, बॉडी फील्स हेवियर। ठीक है, जब हम एलिवेटर के अंदर होते हैं और एलिवेटर एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है तो फिर हम अपने आप को हेवी फील करते हैं, क्योंकि अपीयरेंट वेट ग्रेटर देन ट्रू वेट होता है। केस नंबर 4, व्हेन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन a मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी जो है नीचे, यानी ये एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ये एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट होगा तो एलिवेटर के अंदर जो बॉडी होगी वो भी नीचे एक्सेलरेट होगी। तो इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे थे। अगर बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है इसका मतलब है ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है। तो अगेन वी से नेट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय वेट माइनस टी। नेट फोर्स का फार्मूला ma है, वेट का फार्मूला mg है। तो यहाँ से अगर हम t को यहाँ ले जाएं तो ये mg और इसको यहाँ ले आएंगे तो ma हो जाएगा। तो यहाँ से m कॉमन होगा तो g - a हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया किसका, अपीयरेंट वेट का। यहाँ पे हम कहेंगे अपीयरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट। ठीक है, और इस केस में बॉडी अपने आप को लाइटर फील करेगी।
बॉडी फील्स लाइटर। ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, जब एलिवेटर नीचे आता है तो आप अपने आप को लाइटर फील करते हो। अब हम स्पेशल केस करते हैं, केस नंबर 5, व्हेन एलिवेटर इज फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग आप पढ़ के आए हो। फ्री फॉलिंग मतलब A इज इक्वल टू -g, यानी जब एलिवेटर एक्सेलरेशन g के साथ नीचे आ रहा हो। तो नीचे वाला केस ये है, अगर हम यहाँ A की जगह अगर हम यहाँ g रख देंगे तो g माइनस जी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है बॉडी का अपीरेंट वेट जो है 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब आपका एलिवेटर फ्री फॉलिंग होगा तो बॉडी का वेट इनसाइड द एलिवेटर, जो अपीरेंट वेट है वो 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे अपीरेंट वेट बिकम्स 0। जब बॉडी का अपीरेंट वेट 0 हो जाएगा तो बॉडी अपने आप को क्या फील करेगी, ये जो डायल लगा हुआ है ये हमें बॉडी का 0 वेट बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉडी फील्स वेटलेस, बॉडी अपने आप को वेटलेस फील करेगी। एक बात याद रखें, जब एलिवेटर आपका फ्री फॉल हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप एलिवेटर का हिस्सा होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एलिवेटर के अंदर ग्रेविटी खत्म हो चुकी है। सपोज करें अगर ये रूम एक एलिवेटर है और ये एलिवेटर फ्री फॉल हो गया है तो इस एलिवेटर के अंदर 0 ग्रेविटी हो जाएगी। एलिवेटर के अंदर, बाहर होगी पर एलिवेटर के अंदर आपको 0 ग्रेविटी फील होगी। अगर आप उस पेन को रिलीज करेंगे ना एलिवेटर के अंदर, अगर मैं इस पेन को छोड़ दूंगा तो मुझे ये लगेगा कि ये पेन यहाँ पे ही फ्रीज हो गई है, नीचे नहीं जाएगी। तो मैं ये लिख लेता हूँ, इनसाइड the elevator 0 gravity system is observed, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक था वो था वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, और अब हम ये करेंगे कि इस पूरे सीन को वेटलेसनेस इन सैटेलाइट से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, देखें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारी सैटेलाइट का एक ऑर्बिट है। जब हमारी सैटेलाइट इस अर्थ को ऑर्बिट करती है तो इस केस में हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ के पास हमारी सैटेलाइट के पास एक एक्सेलरेशन होती है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g के बराबर होती है। देखें, जब एलिवेटर की एक्सेलरेशन -g के बराबर हो गई तो हमने एलिवेटर को क्या कंसीडर किया है, फ्री फॉल। जब हमने सैटेलाइट की एक्सेलरेशन को g कंसीडर किया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को g कंसीडर किया है, इसका मतलब है ये सैटेलाइट भी क्या हो गई है, फ्री फॉल। अगर सैटेलाइट फ्री फॉल हो गई है तो इस सैटेलाइट के अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो क्या फील करेंगे, वो वेटलेस फील करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी सैटेलाइट हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है तो सैटेलाइट के अंदर वेटलेस कंडीशन हो जाती है, यानी सैटेलाइट के अंदर वहाँ पे 0 ग्रेविटी सिस्टम हो जाता है। वहाँ पे अगर हम, ठीक है, पानी को ऐसे नीचे करेंगे तो पानी नीचे गिलास में नहीं आएगा, यानी वहाँ पे अगर हम किसी मार्कर को ऐसे छोड़ देंगे तो वहीं पे वहीं रुकी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन a satellite is orbiting, when a satellite is orbiting around Earth, there is weightless condition inside the सैटेलाइट के अंदर वेटलेस की कंडीशन हो जाएगी। अब आप ये नोट करें तो फिर हम समझते हैं कि हम जो है इस कंडीशन को कैसे अवॉइड करें। यानी अब हमें पता चल चुका है कि सैटेलाइट के अंदर 0 ग्रेविटी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें वहाँ पे सरवाइव करना है तो उसके लिए हमें ग्रेविटी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो आप इसको नोट कर दें तो फिर वो डिस्कस करते हैं।
तो अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जैसे मैंने पहले बताया कि जब सैटेलाइट हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है तो सैटेलाइट के अंदर हमने देखा था कि वेटलेस कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर वेटलेस कंडीशन हो जाती है यानी सैटेलाइट के अंदर ज़ीरो ग्रेविटी हो जाती है तो हमारे एस्ट्रोनट्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, एम क्या है, तो हम कहते हैं इट इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द सैटेलाइट टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ वेटलेस। वेटलेस की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई ये प्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक है। सो हम कहेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटिंग द spaceship on its own axis। जब हम स्पेसशिप या जब हम सैटेलाइट को अपनी एक्सिस पे घुमाते हैं तो अपनी एक्सिस पे घुमाने से क्या होता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे देखें, फर्ज करें कि ये सैटेलाइट का एक चेंबर है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक सैटेलाइट है, इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। और अब हम इस सैटेलाइट को अपनी एक्सिस पे घुमाएंगे। जब हम इसको अपनी एक्सिस पे स्पिन करवाएंगे, यानी इससे बेहतर है कि मैं लिख लूँ स्पिनिंग। जब हम इसको स्पिन करवाएंगे तो स्पिन करवाने से क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा। मैंने बताया था आपको चैप्टर 4 में कि जब आप सर्कुलर पाथ पे होंगे तो आपको फील होगा। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोनट्स होंगे, ये जो हमारे एस्ट्रोनट्स हैं यानी जो साइंटिस्ट होंगे, और यहाँ पे भी इस तरीके से साइंटिस्ट बैठे होंगे। अब क्या होगा, जैसे ये सैटेलाइट घूमेगी ना, तो सैटेलाइट घूमने से क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो उनको सैटेलाइट के फ्लोर के तरफ जो है वो पुश करेगा। जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनको सैटेलाइट के फ्लोर के तरफ पुश करेगा, इसका मतलब होगा वही कंडीशन हो जाएगी जो यहाँ रूम में हो रही है। रूम में अगर मैं जंप लगाने की कोशिश करूँगा, ये फ्लोर क्या करेगा, मुझे पुल करेगा, ठीक है। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो एस्ट्रोनट्स होंगे ये प्रेस होंगे टुवर्ड्स द फ्लोर, यानी वही सीन हो जाएगा जो इस रूम में, जो नॉर्मल लाइफ में होता है। अब एक्सप्रेशन होती है कि हम इस सैटेलाइट को कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ स्पिन करवाएं ताकि वही कंडीशन हो जाए जो नॉर्मल कंडीशन होती है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग, ठीक है, टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ वेटलेस। तो हम कहते हैं कि भाई इतना सेंट्रीपिटल फोर्स दो, इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो जितना बॉडी का वेट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड तो आप जानते होंगे, m 4πr/t², और t इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं mg। तो अब क्या होगा कि m के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये रेडियस को मैं यहाँ पे r लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रेडियस होगा इसका, ये पूरी लेंथ होगी टनल की, और उसको हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप f का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये होगा g/4π² होगा अपॉन r। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, π² का π आएगा, और ये बन जाएगी एक्सप्रेशन g/r। तो ये एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी की। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से इस सैटेलाइट को अपनी एक्सिस पे स्पिन करवाएंगे तो फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं और एक टॉपिक ऐसे ही डिस्कस करेंगे, एक दो टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है,
पर फिर भी इंटीटेस में आती हैं। उस एक को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट, the velocity required by a satellite to orbit around the earth in certain orbit। आपको पता है कि सैटेलाइट जो होती है वो हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है। ये हमारी अर्थ है और ये इस सैटेलाइट का ऑर्बिट है। हर सैटेलाइट का अपना अपना ऑर्बिट होता है और ये हमारी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है। अब इस सैटेलाइट को एक सर्टेन वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इस अर्थ को ऑर्बिट कर सके। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सैटेलाइट जब हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है तो यहाँ पे इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वेट, ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अगर आप देखें इस सैटेलाइट का मास कंसीडर कर लें कि m है और अर्थ का मास कंसीडर कर लें m ही है, सपोज करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सरफेस से इस सैटेलाइट की हाइट है। या अगर हम टोटल देखें तो इसका ऑर्बिट होगा r और ये r बराबर होगा RE प्लस H। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं mv² RE प्लस H, और यहाँ पे डाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इसको मैं Fg लिख लेता हूँ। तो ये G me m अपान RE प्लस H होल स्क्वायर। मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो v का फार्मूला हो जाएगा √G me RE प्लस H। पर अगर हम सपोज करें कि हमारी सैटेलाइट जो है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऑर्बिट कर रही है, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब है कि H इज़ वेरी मच लेस देन RE, तो फिर हम H को ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करेगी। पर अगर जनरल फार्मूला ये होगा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करेगी तो ये होगा। इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, G me RE था डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाइड बाय RE, तो आपको पता है ये पूरा मिलके G बन जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फार्मूला ये भी होगा GRE, यानी ये उस सैटेलाइट के लिए है जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करती है। अब हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो हम कहते हैं वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। आपको पता है कि जब हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं थोड़ी देर के बाद वो बॉडी वापस अर्थ पे आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हम इस बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस बॉडी को एक वेलोसिटी देंगे और उसका नाम होगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये होगा कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। और आपको पता है अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है। तो इसका अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, आपने पढ़ा होगा Gme अपॉन RE, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी को भी मैं काइनेटिक एनर्जी रख रहा हूँ, यानी या मैं ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे ही समझ लें, Gme
अपॉन आर ई प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा GMME अपॉन आर ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² होता है। ठीक है, तो ये मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, 2GME अपॉन आर ई। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाएगा। ठीक है, और दोबारा वही मॉडिफिकेशन, आर डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हमारी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन जाएगी, या ये इक्वेशन भी बन रही है। अगर हम आर डिवाइड और आर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन भी बन जाएगी। तो ये इक्वेशन एस्केप वेलोसिटी की है। अब आप एक बात केयरफुली नोट करें कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। कहीं पे भी सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा है तो मैं लिख लूँगा द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी are independent of mass of satellite। ये किस पे डिपेंड करेंगी? तो अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ, और अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों एस्केप वेलोसिटी भी और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी, आप इनके बीच में रिलेशन भी बना सकते हैं। देखें, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये एस्केप वेलोसिटी है। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 2 जो है एक्स्ट्रा है, तो हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन भी याद रख लें। और हमारी अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है, हमारी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड। यानी ये हमारी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। इसको मैं लिख लेता हूँ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। भले 5 किलोग्राम की सैटेलाइट हो या 10 किलोग्राम की हो या 20 किलोग्राम बॉडी की एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी हो अर्थ की हिसाब से, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो ये 11,200 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 6। अब आप इसको नोट कर लें, तो इस पे कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 6 का जो पोर्शन हमने अभी डिस्कस किया। फाइंड द वेट ऑफ 10 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वेट का फार्मूला होता है W = mg। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे g का वैल्यू 9.8 होता है, तो हम 10 × 9.8 करेंगे तो इसका 98 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद द वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम 8। तो बॉडी का वेट मैक्सिमम वहाँ होगा जहाँ जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और आपको पता है जी का वैल्यू मैक्सिमम पोल पे होता है। K2 माउंटेन पे जी का वैल्यू कम होता है क्योंकि वो उसकी हाइट ज़्यादा है। द वेट ऑफ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1200 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। सरफेस ऑफ मून पे जी का वैल्यू 6 टाइम कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे वेट भी 6 टाइम कम हो जाएगा। तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 200 होगा। उसके बाद द मास ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 600 किलोग्राम। देन इट्स मास। अच्छा, मास जो होता है वो जी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम कहेंगे बॉडी का मास जो है वो सेम ही होगा, 600 होगा। द वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1200। What will be its weight on the surface of planet whose mass is same as the mass of Earth?
बट इट्स रेडियस इज ट्वाइस। अच्छा, अब आपको पता था कि जी जो होती थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर करती थी, तो इसका रेडियस 2 टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जी का वैल्यू 4 टाइम कम होगा। अगर जी का वैल्यू 4 टाइम कम होगा तो वेट भी 4 टाइम कम हो जाएगा, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 300 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। A 10 kilogram body is placed inside the elevator if elevator is ascending at the constant rate। अच्छा, constant rate और आगे देखें 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है कि इसका वेट क्या होगा। तो एलिवेटर असेंड कर रहा है, इसका मतलब है ट्रू वेट का फार्मूला होगा g प्लस ए, और मास हम कितना रखेंगे 10। g का वैल्यू नहीं दिया गया तो हम 9.8 प्लस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 11 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1100 हो जाएगा। उसके बाद इफ़ एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डिसेंड करेगा तो मैंने बताया था इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन 0, और इसका मतलब होगा अपीरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। उसके बाद देखें, इसके मैंने ऑप्शन शायद नहीं लिखे हैं तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। F इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन जी, और F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई R बाई जी, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई G अपॉन R, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था और इसकी डेरिवेशन ये थी। उसके बाद देखें द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी, और डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। यस, इस पे भी डिपेंड करेगी कि वो सेंटर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी दूर है, इसलिए बहुत होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी मैंने बताई थी 11,200 मीटर पर सेकंड होती है। तो आप ये लेक्चर नोट कर लें, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट जो डे होगा हम कोशिश करेंगे कि उस पर 2 लेक्चर पैरेलल में अपलोड कर दें। थैंक यू वेरी मच।